हेलो, दिस संदीप कुमार एंड वेलकम यू ऑल टू द ब्लॉकचेन शो। इस वीडियो में हम इथेरियम के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। बेसिकली ये जानेंगे कि इथेरियम क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, ये बिटकॉइन से कैसे सिमिलर है और इसके बिटकॉइन से क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, जिसका मतलब ये है कि इथेरियम का कंट्रोल किसी एक पर्सन या किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं है, बल्कि उन लोगों के हाथ में है जो इसके सॉफ्टवेयर को दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर रन कर रहे हैं। अगर हम बिटकॉइन नेटवर्क की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिटकॉइन का एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड है, जिसका मतलब ये है कि बिटकॉइन के माइनर की संख्या और बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन बिटकॉइन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिटकॉइन को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही साथ इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इसका यूज़ बेसिकली डिजिटल करेंसी या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह किया जाता है। बिटकॉइन की यही कमी इथेरियम के इन्वेंशन का सबसे बड़ा रीज़न है। कुछ लोग इथेरियम को वर्ल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिस पर इम्यूटेबल प्रोग्राम रन किए जा सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सन 2013 बिटकॉइन मैगजीन के को फाउंडर विटालिक बुटेरिन को लगता है कि अगर बिटकॉइन में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जाए तो इसका यूज़ सिर्फ एक डिजिटल करेंसी के अलावा कुछ और चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के चेंजेस नहीं होने की वजह से उन्होंने खुद का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने का डिसीजन लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा इथेरियम। तारीख 27 नवंबर 2013 जब विटालिक ने इथेरियम का व्हाइट पेपर रिलीज़ किया, जिसके थ्रू उन्होंने अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने रखा। तारीख 1 अप्रैल 2014 जब डॉक्टर गैविन वुड ने इथेरियम का येलो पेपर रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने इथेरियम के टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स और इसके वर्किंग को और भी डिटेल में समझाया। फिर आता है 22 जुलाई 2014 से 2 सितंबर 2014 का वो 42 दिन जब इथेरियम को प्री माइंड सेल के लिए लॉन्च किया जाता है। लॉन्च के सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआत के 12 घंटे के भीतर ही 70 लाख ईथर बिक जाते हैं। इस सेल में ईथर का एक्सचेंज रेट रखा जाता है 2000 ईथर पर बिटकॉइन, जो कि शुरुआत के 14 दिनों के लिए ही वैलिड था। आखिर के 14 दिनों के लिए इसका एक्सचेंज रेट रखा जाता है 1337 ईथर पर बिटकॉइन। इथेरियम का एक्सचेंज रेट तो फिक्स रखा जाता है, लेकिन इसका अमाउंट नहीं, इसीलिए इथेरियम के इन्वेस्टर जितने मर्जी ईथर खरीद सकते थे। इसके एक साल बाद 30 जुलाई 2015 को इथेरियम का फर्स्ट वर्जन लाइव किया गया, जिसका नाम था फ्रंटियर। लेकिन ये फ्रंटियर वर्जन केवल डेवलपर्स और अर्ली अडॉप्टर्स को ध्यान में रख करके रिलीज़ किया गया था, जिसका मतलब ये था कि अभी भी इसमें बहुत सी कमियां और बहुत सी खामियां मौजूद थीं। कुछ वेबसाइट्स की माने तो इथेरियम का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन $350 बिलियन के अराउंड हो चुका है, जो अगस्त 2015 में $0.1 बिलियन था। बिटकॉइन के आने से बहुत से लोग ये उम्मीद करने लगे थे कि अब बिजनेसेस और फाइनेंशियल टास्क अब बिना किसी बैंक या बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉसिबल हो पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक होप था तब तक कि जब तक कि इथेरियम को रिलीज़ नहीं किया गया। लेकिन 22 जुलाई 2014 के बाद ये होप एक हकीकत में बदल गया। इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फीचर डेवलपर्स के लिए मानो एक वरदान जैसा था, क्योंकि अब ब्लॉकचेन पे इम्यूटेबल ट्रांजैक्शन के साथ साथ इम्यूटेबल प्रोग्राम भी क्रिएट किया जा सकता था, जिसका सीधा मतलब ये था कि ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन को सही मायनों में प्रोग्राम किया जा सकता था और एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट किया जा सकता था। और बहुत से स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स सामने आए जिन्होंने ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट भी किए जिसमें बैंक की कोई ज़रूरत नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए देखें तो कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी सामने आए जहाँ पर आप अपने क्रिप्टो को लैंड कर सकते हैं और उस क्रिप्टो पर अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, या आप खुद किसी दूसरे पर्सन से क्रिप्टो कॉइन्स उधार ले सकते हैं। याहू की रिपोर्ट की माने तो जून 2021 तक इथेरियम पर लगभग 25 लाख स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड किए जा चुके हैं। और bitcoin.com की एक रिपोर्ट देखें तो डेफी वर्ल्ड में करंट TVL $239 बिलियन तक पहुंच चुकी है। TVL जिसे टोटल वैल्यू लॉक्ड भी कहते हैं, ये वो वैल्यू होती है जो किसी डेफी वर्ल्ड में फाइनेंशियल टास्क के लिए डिपॉजिट की जाती है। तो चलिए अब इथेरियम के एप्लीकेशंस को डिटेल में समझते हैं। इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कारण कोई भी पर्सन अब एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट कर सकता है, जिसका डिस्कशन अभी हमने किया था। इथेरियम के आने के बाद कोई चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है तो वह है NFT। NFT बेसिकली किसी फिजिकल या किसी डिजिटल ऑब्जेक्ट का यूनिकनेस रिप्रेजेंट करने का एक डिजिटल फॉर्मेट है। NFT का प्लस पॉइंट ये है कि आप इसे किसी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ठीक उसी तरह से बाई या सेल कर सकते हैं जिस तरह से आप किसी क्रिप्टो कॉइन्स को बाई या सेल करते हैं। इथेरियम की मदद से कोई भी पर्सन एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता है, जिसे शॉर्ट में DAO भी कहते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोडेड टूल से, और ये प्रोग्राम कोई और नहीं बल्कि इथेरियम पे रन होने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें कोई भी पर्सन क्रिएट करके इथेरियम के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर सकता है। इथेरियम की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको खुद की क्रिप्टो करेंसी इशू करने के लिए आपको ना तो सतोशी नाकामोटो और ना ही विटालिक जैसा बनने की ज़रूरत है। ये काम एक छोटे से प्रोग्राम को क्रिएट करने से किया जा सकता है, मतलब आपको किसी तरह के ब्लॉकचेन डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इथेरियम के इस फीचर के बाद क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत तरह के कॉइन्स जनरेट किए गए,
जिनमें बहुत से फेमस भी हुए और बहुत से फ्रॉड भी। इसलिए मेरी तरफ से आपको यही सलाह है कि किसी भी नई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर उसके टेक्निकल पेपर्स, उनके एप्लीकेशंस, उनके फाउंडर्स और उनके गोल्स पे ज़रूर नज़र डाल लें। तो चलिए अब हम बिटकॉइन और इथेरियम के सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं। इथेरियम और बिटकॉइन की जो फर्स्ट सिमिलरिटी है वो है पब्लिक नेचर का होना, जिसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के लिए या ब्लॉक्स को माइन करने के लिए किसी सेकंड पार्टी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिटकॉइन के जैसे इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क के मॉडल पे काम करता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की शिकायत की वजह से इसे प्रूफ ऑफ स्टेक के मॉडल पे शिफ्ट किया जा रहा है। चलिए अब हम इथेरियम और बिटकॉइन के डिफरेंसेस के बारे में समझते हैं। अगर हम ब्लॉक क्रिएशन टाइमिंग की बात करें तो बिटकॉइन में ब्लॉक क्रिएशन टाइम 10 मिनट का है, जबकि इथेरियम की बात करें तो ये हर 10 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट कर सकता है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये 1 सेकंड में बिटकॉइन के मुकाबले कहीं ज़्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी होती है जिसे हैश कोलिजन भी कहते हैं। इथेरियम के नेटवर्क में कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जब दो माइनर सेम टाइम पे सेम ब्लॉक जनरेट कर लेते हैं। अगर हम ब्लॉक साइज़ की बात करें तो बिटकॉइन में इसकी लिमिट 1 MB रखी गई है, जबकि इथेरियम में यही ब्लॉक लगभग 2 KB का होता है। इथेरियम और बिटकॉइन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली छोटा सा प्रोग्राम होता है जो इथेरियम के सभी नोड पे स्टोर और रन किया जाता है। इन्हें एक बार डिप्लॉयड कर देने के बाद कोई भी पर्सन इन्हें ब्लॉकचेन के नेटवर्क से हटा नहीं सकता है, जैसा कि ट्रांजैक्शन के साथ होता है। इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें प्री डिटरमाइंड कंडीशन पर रन किया जा सकता है, जैसा कि दूसरे प्रोग्राम पर रन किया जाता है। बिटकॉइन और इथेरियम में जो सबसे बड़ा मॉनिटरी डिफरेंस है वो है कॉइन्स की सप्लाई का। बिटकॉइन में 21 मिलियन के कॉइन शुरू से ही फिक्स कर दिए गए थे और हर 4 साल में ब्लॉक जनरेशन से मिलने वाला रिवॉर्ड भी आधा हो जाता है। जबकि इथेरियम की बात करें तो इसमें कॉइन्स पूरी तरह से फिक्स नहीं है। इसमें 72 मिलियन कॉइन्स प्री माइंड राउंड के टाइम ही जनरेट किए गए थे, यानी उस टाइम जब इथेरियम को डेवलप किया जा रहा था, ताकि इसके डेवलपमेंट और इसके मेंटेनेंस को फंड किया जा सके। इसके अलावा हर साल 18 मिलियन न्यू ईथर जनरेट होते हैं। बेसिकली इथेरियम के नेटवर्क में किसी भी तरह के टास्क में लगने वाला कंप्यूटेशनल एफर्ट को गैस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था इथेरियम का ओवरव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संदीप कुमार साइनिंग ऑफ।